Hello students, welcome to the IT Instructor and Computer Academy YouTube चैनल। आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन का मॉड्यूल नंबर 1 करेंगे जिसमें 25 इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। ओके, इसके पहले हमने सॉफ्ट स्किल जो हमारी 3 यूनिट थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। 3 वीडियोस आपको हमारे TIICA यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था पीओटी। पीओटी में 16 यूनिट थी, उसको हमने कंप्लीट किया है। ओके, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आज से हम अपना जो ट्रेड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, इसके यूनिट वाइज MCQs करेंगे। ओके, जो इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे उसको हम डेली बेसिस पे करेंगे। तो आपको ये सारे वीडियोस ऑलरेडी आपको पहले से देख लेने। अगर आपने सॉफ्ट स्किल नहीं देखे हैं तो इसके 3 वीडियो हैं जो हमारी प्लेलिस्ट है दी IT इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी यूट्यूब चैनल की, उसमें ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये पहले आपको वॉच कर लेने हैं। पीओटी है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग 16 यूनिट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, तो इनके क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेंगे। ओके, और इसके बाद हम अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, तो आपको डेली बेसिस पे दी IT इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी से जुड़े रहना है। ओके, जो हम क्वेश्चंस कराएंगे वही क्वेश्चंस आपके पेपर में छपे हुए भी दिखेंगे, क्योंकि ये भारत स्किल और निमी मॉक टेस्ट से लिए गए क्वेश्चंस है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से रिवीजन करके जाना है, पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे तो जल्दी से आप चीजें रिवाइज कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। ओके, सारे क्वेश्चंस आपको, सारे वीडियोस आपको देख के जाने हैं। आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है CITS फाइनल एग्जाम में अगर ये सारे वीडियोस देख के जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बात और सुन लीजिए, जो आज हम करेंगे यूनिट 1 करेंगे, तो इसमें यूनिट जो हमारा CSA है मॉड्यूल 1 करेंगे। यूनिट 1 बोल दो या मॉड्यूल 1 बोल दो। तो यूनिट 1 का नाम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी आ जाएंगी। हाँ, अब आप लोग पढ़े होंगे, मैश है, बस हो गया, रिंग हो गया, स्टार हो गया, हाइब्रिड हो गया। ये सारी हमारी टोपोलॉजी आ जाती हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क हमारा यूनिट 1 का नाम है, तो इसको हम कवर करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो, जो हमने टारगेट सीरीज के अंतर्गत सॉफ्ट स्किल पीओटी और अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के MCQs कर रहे हैं, यूनिट वाइज कर रहे हैं, उसके बाद मैराथन भी करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और जो वीडियोस हैं उसको आप लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जो भी आपका CITS का ग्रुप बना होगा, कॉलेज ग्रुप बना होगा, उसमें ये वीडियो की लिंक भेज देंगे, ताकि सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाए, अच्छे से सीख पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI? OSI का पूरा नाम क्या है आपको बताना है कि फुल फॉर्म क्या होता है OSI का। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आपका जो फुल फॉर्म रहता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आपका फुल फॉर्म होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत दिए गए। ओके, जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो रहता है ओएसआई, इसके कॉन्सेप्चुअल 7 लेयर रहती हैं जो आपकी ओएसआई मॉडल पर पढ़ते हैं। ओएसआई मॉडल ही तो है, उसी का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें कितनी लेयर रहती है? 7 लेयर्स रहती हैं। 7 लेयर्स रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं? फिजिकल लेयर रहती है अपनी, डेटा लिंक लेयर रहती है, नेटवर्क लेयर रहती है। इसके बाद हमारा आ जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बाद आ जाएगी हमारी कौन सी? सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद आ जाएगी एप्लीकेशन लेयर। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 लेयर रहती हैं। तो वही है इसमें कि जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका पूर्ण रूप रहता है ओएसआई का, इसमें 7 लेयर मॉडल रहता है, यूज टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसमें डेटा कैसे जाएगा वही चीज तो बताई जाती है ओएसआई मॉडल में। टीसीपी आईपी मॉडल रहता है, 4 लेयर रहती है उसमें। तो इसमें 7 लेयर रहती है ओएसआई मॉडल में। ओएसआई मॉडल क्या था हमारा? थ्योरेटिकल था, उसे ज्यादा यूज नहीं किया गया था, इसलिए टीसीपी आईपी जो मॉडल है उसका यूज किया जाता है। ये थ्योरेटिकल मॉडल था, तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DNS is an internet service that translate domain names to or from। DNS एक इंटरनेट सेवा है जो डोमेन नाम को में या उससे बदलने का काम करता है। आपको बताना है सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? डीएनएस इज एन इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू और फ्रॉम। आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डीएनएस क्या करता है? डीएनएस का फुल फॉर्म रहता है डोमेन नेम सिस्टम, कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इनटू न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस। डोमेन नेम क्या करता है? डोमेन नेम जो डीएनएस है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? डोमेन नेम्स को किसमें? आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। आईपी सर्वर जो रहेंगे हमारे, आईपी एड्रेस रहेंगे डोमेन नेम्स को, जो हम रीडेबल फॉर्मेट में रहते हैं, जो डोमेन नेम्स रहते हैं। डोमेन नेम्स कौन कौन से रहते हैं? जैसे कि हमारा google.com है, google.com है। आपने कई वेबसाइट देखी होंगी, डोमेन नेम लिखा रहता है? google.com हो गया डोमेन है, .in हो गया है, .education सुना होगा, .government सुना होगा। ये सारे क्या है? डोमेन नेम होते हैं। google.com हो गया, जियो.com हो गया, बैंक के डोमेन नेम्स हैं। तो वो सारे क्या करेंगे? डोमेन नेम्स को आईपी सर्वर में, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देंगे। वही लिखा है डोमेन नेम सिस्टम कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल डोमेन। जो ह्यूमन रीडेबल डोमेन रहते हैं वो क्या करेंगे? वो कन्वर्ट कर देंगे न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस। और जो रिवर्स लुकअप कैन कन्वर्ट आईपी टू नेम, जो आपका रिवर्स लुकअप रहता है वो कन्वर्ट कर देता है जो आपका आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस को किस में कर देगा? डोमेन नेम कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, क्या दिया है? google.com हमारा क्या है? डोमेन नेम है, और सर्वर आईपी एड्रेस में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इसका किसका काम रहता है? डोमेन नेम सिस्टम का काम रहता है। इसका आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन द डोमेन नेम सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन डोमेन नाम प्रणाली का रख रखाव करता है? आपको करेक्ट आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द डोमेन नेम सिस्टम, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन डोमेन नेम प्रणाली का रख रखाव करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सिंगल सर्वर, अ सिंगल कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ मेंशन। आपको करेक्ट आंसर बताना है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है वो रख रखाव करता है, मेंटेन्स करता है डोमेन नेम सिस्टम को। जैसे डोमेन नेम सिस्टम में इतने सारे डोमेन्स है, उसका कोई ना कोई तो रख रखाव करेगा ही। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई रख रखाव नहीं करेगा। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, इतने सारे वर्कर हैं, लेबर हैं, तो उनका रख रखाव करते हैं ना। एक पूरी कंपनी रहती है, उसमें मैनेजर रहेंगे, डिप्टी मैनेजर रहेंगे, हैं। तो वैसे ही जो डोमेन नेम सिस्टम है, इतने सारे वेबसाइट चल रहे हैं, तो उनका सबका क्या वो रखरखाव भी होता है। तो वो कौन करता है? डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम आपका रखरखाव करता है। डीएनएस जितने भी डोमेन नेम सिस्टम रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या एक्सप्लेनेशन क्या है? डोमेन नेम सिस्टम रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड ऑन मैनी नेम सर्वर अक्रॉस द वर्ल्ड, नो सिंगल सर्वर स्टोर्स ऑल डोमेन नेम्स। जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम है, कोई एक सिंगल सर्वर, मान के चलो कोई सिंगल सर्वर है आपका, क्या है? सिंगल सर्वर। तो वो क्या करेगा? इतने सारे डोमेन नेम्स है, उन सबको स्टोर कर लेगा, सेव कर लेगा? नहीं कर पाएगा सिंगल सर्वर। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम बनाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम बनाए जाते हैं कि वो सारे डोमेन नेम सिस्टम सर्वर में स्टोर हो जाए। जितने भी वर्ल्ड वाइड वेब जो चल रहे हैं डोमेन नेम सिस्टम, कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे। तभी तो इतनी जल्दी से आप इंटरनेट का यूज करके फैच कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डोमेन नेम सिस्टम। जो डोमेन नेम सिस्टम है इसको ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि डोमेन नेम सिस्टम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है, एज अ फोन बुक की तरह काम करेगा। फोन बुक की तरह काम करेगा। जैसे आपके मोबाइल में इतने सारे कॉन्टेक्ट सेव रहते हैं, वैसे ही डीएनएस सर्वर में जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है उसमें सारे डोमेन नेम सिस्टम, जो डोमेन नेम्स रहेंगे उन सारा डेटाबेस में सेव रहेंगे। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एन आईपी पैकेट फॉर IPv4 IPv6? IPv4 या IPv6 के लिए आईपी पैकेट का अधिकतम साइज क्या होता है, आपको बताना है। जो हमारा IPv4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और IPv6, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका मैक्सिमम साइज कितना होता है। मैक्सिमम साइज वो आपको बताना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? आईपी पैकेट लेंथ निकालने के लिए ये हमारा रहता है 2n-1। 2n की वैल्यू क्या रख देंगे? जो भी हमारे 16 रखेंगे। 16 जो हमारी बिट रहती है, 16 बिट रहती है, तो 2 की पावर 16 -1 करेंगे। 2 की पावर 16 आपका कितना हो जाएगा? 65536। इसमें से एक जाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65535 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आपकी जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम साइज है, वो आपका 65535 आपका हो जाएगा। IPv4 हो या फिर IPv6 हो, उसका मैक्सिमम साइज क्या होगा? 65535। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द टर्म
for an endpoint of an inter-process communication flow across a computer network। कंप्यूटर नेटवर्क में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो के एंड पॉइंट के लिए क्या टर्म है आपको बताना है। कंप्यूटर नेटवर्क में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो के लिए एंड पॉइंट के लिए क्या टर्म होता है, क्या नाम होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है पोर्ट, मशीन, सॉकेट या पाइप। आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉकेट बोलते हैं जो एंड पॉइंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर नेटवर्क के फ्लो में, उसे हम सॉकेट बोलते हैं। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉकेट होता क्या है? अ सॉकेट इज एन एंड पॉइंट यूज्ड बाय प्रोसेस टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क यूजिंग आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। ओके, जो सॉकेट रहता है वो क्या करता है? सॉकेट जो हमारा रहता है एंड पॉइंट यूज्ड बाय प्रोसेस, प्रोसेस करने के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए। जब हम कम्युनिकेट करते हैं जो भी नेटवर्क डेटा भेजना है तो सॉकेट के थ्रू ही तो होता है। जो भी प्रोसेस स्टार्ट करती है, कम्युनिकेट करना है नेटवर्क से, जो भी नेटवर्क से हमें कम्युनिकेट करना है वो सॉकेट के थ्रू रहेगा। तो कैसे करेंगे? आईपी एड्रेस जो हमारा रहता है उसको, और जो हमारा पोर्ट नंबर रहता है उसका यूज करके हम सॉकेट के थ्रू इंटरनेट जो कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है जो हमारा सॉकेट रहता है। जो भी प्रोसेस रहती है इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए सॉकेट का यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस और पोर्ट की मदद से हम कम्युनिकेशन सॉकेट के थ्रू करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। Which of the following is the correct way to declare a character variable in Java? आपको बताना है कि जावा में कैरेक्टर वेरिएबल घोषित करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि कैसे जावा में वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे करेंगे? कैर लिखेंगे, जो हमारा टाइप रहेगा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर जो भी है, तो कैर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर कैरेक्टर वेरिएबल पूछा है। कैर लिखेंगे, सी एच लिखेंगे और सिंगल कोट्स में हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? इन जावा कैरेक्टर वेरिएबल यूजेस दी टाइप कैर एंड सिंगल कोट फॉर दी सिंगल कैरेक्टर वैल्यू, सिंगल कोट फॉर सिंगल कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, सिंगल कोट में कैर का यूज किया जाता है, डबल कोट्स के लिए स्ट्रिंग का यूज किया जाता है। स्ट्रिंग का यूज किया जाता है आपको अगर डबल कोट्स में करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर वेरिएबल इन जावा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दी फिगर नंबर 1 इज, ये आपको बताना है कि जो फिगर नंबर 1 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वेवलेंथ स्विच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी वेवलेंथ स्विच है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, वेवलेंथ स्विच। जो फिगर 1 है वो आपका वेवलेंथ स्विच है। नंबर 1 पॉइंट्स वेवलेंथ स्विचिंग पार्ट यूज टू राउट ऑप्टिकल लाइट पार्ट्स इन दी
क्रॉस कनेक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क, आपको बताना है प्रथम नेटवर्क का क्या नाम था, नाम क्या था वो आपको बताना है। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो बना था उसका नाम बताना है। एएसपी, एएसएपी नेट, आरपानेट, सीएन नेट, एनएसएफ नेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अब आपका फर्स्ट नेटवर्क बना था वो था आपका आरपा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी नेटवर्क। आरपा नेट का फुल फॉर्म क्या क्या रहता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो हमारा आरपा नेट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आरपा नेट वाज दी अर्ली पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। जो आरपा नेट था वो क्या था? जो बहुत पहले का स्विचिंग नेटवर्क के लिए यूज होता था। लेटर बिकम दी फाउंडेशन ऑफ दी इंटरनेट। उसी के थ्रू आज हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, एडवांस वर्जन कर रहे हैं। ओके, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होती? आरपा नेट से। आरपा नेट इज कंसिडर्ड दी फर्स्ट मेजर कंप्यूटर नेटवर्क। आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हेलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा आरपा नेट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क पर एक प्राइवेट नेटवर्क को विस्तारित करता है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। आपको करेक्ट आंसर बताना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क या फिर इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जो जो भी आपका नेटवर्क रहता है वो एक्सटेंड करता है प्राइवेट नेटवर्क में अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। कौन सा रहता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट अ सिक्योर प्राइवेट टनल पब्लिक ओवर अ पब्लिक नेटवर्क सच एज दी इंटरनेट। जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो क्या रहता है, जो एक्सटेंड करता है नेटवर्क को, प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क। जैसे कि आपका पब्लिक नेटवर्क है, जैसे कि आप लोग यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, पब्लिक इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन हो जाएगा। इस पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन को आप प्राइवेट बनाना चाहते हैं तो उसका यूज क्या करते हैं आप? जो भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है इसको एक्सटेंड करते हैं, किसके थ्रू? पब्लिक नेटवर्क के थ्रू। तो उसी को बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वही लिखा है इसमें, आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट अ सिक्योर प्राइवेट टनल। वो क्या करेगा? सिक्योर प्राइवेट टनल बना देगा। जैसे कि आपको कुछ भी सर्च करना है तो वो सर्च कर सकते हैं। हिस्ट्री, कैश मेमोरी वगैरह सेव नहीं होगी, तो प्राइवेट टनल बना देगा ओवर अ पब्लिक नेटवर्क सच एज अ इंटरनेट। ओके, आप लोग सर्च करते हैं वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आप सर्च करते हैं, उसमें आपकी जो डेटा है वो सेव नहीं होता है ब्राउजर पे। ओके, हिस्ट्री सेव नहीं होती है। जैसे ही आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च की, अगर आप ब्राउजर क्लोज कर देंगे तो इमीडिएटली वो ब्राउजिंग हिस्ट्री ही डिलीट हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।
क्रिप्टोग्राफी इज यूज ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू। आपको बताना है क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग मैसेज के सुरक्षित रखने और से अप्रभावित रखने के लिए होता है। ओके, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। चार्जेस, चेंजेस, परिवर्तन, अटैक्स, फेलर या नन ऑफ दीज है। तो क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू। किससे बचाता है? क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? जैसे कि रीडेबल डेटा है आपका, रीडेबल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। जो क्रिप्टोग्राफी रहता है वो रीडेबल डेटा को प्रोटेक्ट करता है और वो क्या करता है? साइफर टेक्स्ट में बदल देता है। जो आपका रीडेबल डेटा है क्रिप्टोग्राफी की मदद से साइफर टेक्स्ट में बदल देगा, है, ताकि जो अटैकर्स हैं उनको हैक करने में आसानी ना हो, हैक कर ना पाए, रीडेबल डेटा पढ़ ना पाए कि वो रीडेबल डेटा में क्या लिखा है, वो साइफर टेक्स्ट में बदल देंगे। उसी को हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अटैक से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल हम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफी ट्रांसफॉर्म रीडेबल डेटा इनटू प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड अटैक, कैन नॉट इजिली रीड एंड मॉडिफाई इट। वो क्या रहेगा? जो रीडेबल डेटा रहेगा अच्छे से मॉडिफाई, रीड भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिप्टोग्राफी डेटा जो रहेगा साइफर टेक्स्ट में वो इजीली क्या होगा? हैक नहीं होगा आपका जो भी डेटा है। ठीक है, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते क्रिप्टोग्राफी की मदद से इजीली, है, रीड भी नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या है, क्योंकि वो उसके फॉर्म में रहता है, 01 के फॉर्म में रहता है, साइफर टेक्स्ट के फॉर्म में रहता है। तो वो इतनी आसानी से आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अटैकर्स को ये सुविधा नहीं देता है कि जल्दी से हैक कर ले, जल्दी से डेटा ब्रीच कर ले। उसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? क्रिप्टोग्राफी अटैक से बचाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यूजर ए वांट्स टू सेंड एन अनइनक्रिप्टेड मैसेज टू यूजर बी, अ प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्टेड विथ पब्लिक की। इफ अ यूजर ए वांट्स, ए चाहता है टू सेंड अ इनक्रिप्टेड मैसेज टू यूजर बी, ए चाहता है कि मैं इनक्रिप्टेड मैसेज भेजूं किसको? यूजर बी को। द प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्टेड विद द पब्लिक की है। प्लेन टेक्स्ट तो क्या, यदि यूजर ए यूजर बी को एनक्रिप्टेड मैसेज भेजना चाहता है, यूजर ए यूजर बी को क्या कैसा भेजना चाहता है? एनक्रिप्टेड डेटा भेजेगा, तो प्लेन टेक्स्ट को कौन बदलेगा? प्लेन टेक्स्ट को यूजर बी, यहां पे क्या आ जाएगा? यूजर बी की पब्लिक के साथ एनक्रिप्ट किया जाएगा, है। जैसे कि ए ने डेटा भेजा, वो भी क्या था? एनक्रिप्टेड था। ए ने डेटा सेंड किया, वो एनक्रिप्टेड था, तो यूजर बी क्या करेगा? उस जो एनक्रिप्टेड डेटा है उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्शन मेथड की मदद से यूजर बी डिक्रिप्ट करेगा, उसे पढ़ेगा कि यूजर ए ने क्या डेटा भेजा है, क्या इंफॉर्मेशन भेजी है, तभी तो यूजर बी पढ़ पाएगा, है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यूजर वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन अ पब्लिक की इंक्रिप्शन इनक्रिप्ट्स द मैसेज यूजिंग बी पब्लिक की, बी डिक्रिप्ट्स इट यूजिंग बी प्राइवेट की। ओके, तो वो डिक्रिप्ट करेगा जो भी यूजर बी रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन लेयर होती है?
आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लेयर होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको बतानी है कौन सी सिक्योरिटी लेयर रहती है इनमें से। प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन लेवल प्रोटेक्शन, रिकॉर्ड लेवल प्रोटेक्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी रहती हैं। प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन भी रहेगी, एप्लीकेशन लेवल प्रोटेक्शन भी और रिकॉर्ड लेवल प्रोटेक्शन भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, a security can applied platform level, application level and record level data। तो क्या करेगा, इतनी सारी सिक्योरिटी रहेगी, प्लेटफॉर्म लेवल रहेगी, एप्लीकेशन लेवल रहेगी, रिकॉर्ड लेवल रहेगी, तो क्या करेगा, सिस्टम को और अच्छे से प्रोटेक्ट बना देगा और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दे देगा। इतनी सारी सिक्योरिटी हो जाएंगी तो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। मल्टीपल लेयर्स प्रोटेक्शन दे रही हैं, अगर मल्टीपल लेयर प्रोटेक्शन दे रही हैं तो क्या स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन हो जाएगा। चाहे आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे आपका इंटरनेट एक्सेस हो, है उसके लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए पड़ेगी। तो 3 लेयर्स रहती हैं आपकी, प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन लेवल प्रोटेक्शन और रिकॉर्ड लेवल प्रोटेक्शन। ये सारी लेयर्स आपको मिल जाएंगी तो क्या स्ट्रॉन्ग लेवल प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है स्ट्रॉन्ग लेवल प्रोटेक्शन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। 13 देखते हैं। irreducible BER fluor is created in frequency selective channels due to, आपको बताना है। इंटरसिंबल इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी रैंडम स्पेक्ट्रल स्प्रेडिंग, टाइम वेरिंग डॉपलर स्प्रेड, अब ब्लाइंड स्पीड। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटरसिंबल इंटरफेस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल्स डिलेड कॉपीज ऑफ सिग्नल्स ओवरलैप एंड कॉज ISI which can be created a BER floor। ISI का फुल फॉर्म क्या रहता है, वन सिंबल इंटरफेस विद दी नेक्स्ट सिंबल। ओके, तो इसका फुल फॉर्म रहता है वन सिंबल इंटरफेस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटर सिंबल इंटरफेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 देखते हैं। इफ अ लेयर ट्रांसमिट्स 4000 frames per second and each slot has 8 bits, what is the transmission rate। आपको क्या निकालना है, ट्रांसमिशन रेट ऑफ द सर्किट यूजिंग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TDM के थ्रू निकालना है आपको ट्रांसमिशन रेट। हाँ, तो रेट इज इक्वल टू क्या रहता है, रेट इज इक्वल टू रहता है आपका फ्रेम्स पर सेकेंड इंटू बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर स्लॉट, फ्रेम्स पर सेकेंड इंटू बिट्स पर स्लॉट आपका जो ट्रांसमिशन रेट रहता है TDM का। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो फ्रेम्स कितने दिए गए हैं, यहाँ पे फ्रेम्स 4000 दिए गए हैं, 4000 फ्रेम्स दिए गए हैं इंटू 8, जो ईच स्लॉट है 8 बिट्स, 8 बिट्स दिए गए हैं स्लॉट, क्योंकि यहाँ पे बिट्स पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रेम्स आपको 4000 दिए गए हैं और बिट्स आपको 8 दिए गए हैं, तो अब कितना आ जाएगा 32 बिट्स पर सेकेंड है, 32 बिट्स पर सेकेंड, सॉरी 32 बिट्स पर सेकेंड नहीं, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा इधर 32,000, 32,000 क्या है बिट्स पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और KBPS में आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस KBPS में आपको आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 32 BPS दिया है, लेकिन आंसर तो हमारा 32,000 BPS आता है बिट्स पर सेकेंड है। एक KBPS में कितना रहता है 1000
बीपीएस। तो कितना हो जाएगा 32 के बीपीएस, किलो बिट्स पर किलो बिट पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 1 KB, 1 किलो बिट्स पर सेकेंड में 1000 बिट्स पर सेकेंड होते हैं, तो इसको हम इसकी जगह रख देंगे। ठीक है, बिट्स पर सेकेंड की 1000 के 1 KB पर सेकेंड लिख देंगे इसकी जगह, तो 32 KB पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच से बचाव के लिए डिजाइन किया गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको बताना है। हैकर प्रूफ प्रोग्राम, फायरवॉल, हैकर रेजिस्टेंस सर्वर, इंक्रिप्शन, सेफ वॉल। इसका करेक्ट आंसर बताना है। जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रहते हैं डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्या प्रोटेक्ट करे? कौन प्रोटेक्ट करता है? फायरवॉल। फायरवॉल ही तो प्रोटेक्ट करेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल करेगा। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको फायरवॉल अंदर परमिशन नहीं देगा। जैसे कि कोई यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, यहाँ पे फायरवॉल का यूज हुआ है, फायरवॉल साइड साइड में पूरा फायरवॉल लगा दिया है। फायरवॉल एज अ कैसा काम करता है? एज अ सिक्योरिटी गार्ड। जैसे कि आप लोग देखते होंगे मॉल वगैरह में, क्या मॉल वगैरह में सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जो चोर वगैरह रहते हैं, थेफ्ट वगैरह, यहाँ से कुछ सामान चोरी करके ना जाए, कोई अनऑथराइज पर्सन ना घुसे, वही लोग अंदर जाएं जो जिसको सामान लेना है, मॉल में शॉपिंग करनी है तो वही लोग जाए। तो वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल भी काम करता है। जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम रहता है इसके फायरवॉल लगे रहते हैं। जो आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर रहता है उसमें चारों तरफ फायरवॉल लगे रहता है। फायरवॉल क्या करेगा? अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने देगा। जो अनप्रोटेक्ट, जो आपके जिसको जानता है फायरवॉल, वही उसी को अंदर परमिशन देगा अंदर जाने के लिए। जो एक्सटर्नल नेटवर्क है उसको परमिशन नहीं देगा। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस करने जा रहे हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, फायरवॉल। फायरवॉल फिल्टर्स ट्रैफिक एंड ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड एक्सेस अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी रूल। ठीक है, तो उसी को एक्सेस देगा जो जिसको जानता है सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से। ओके, और अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं मिलेगी जो अननोन पर्सन है। किसको नहीं मिलेगी? जो अननोन पर्सन है उसको एक्सेस नहीं मिलेगी। जिनको जानता है उन्हीं को परमिशन मिलेगी। ओके, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है फायरवॉल। एज अ गेट कीपर ऑफ द नेटवर्क बोला जाता है फायरवॉल को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 करते हैं। लेयर फिल्टर दी प्रॉक्सी फायरवॉल। आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें से कौन सी लेयर होगी जो प्रॉक्सी फायरवॉल को फिल्टर करता है। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर है, नन ऑफ दीज। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। ओके, एप्लीकेशन लेयर। प्रॉक्सी फायरवॉल वर्क एट दी एप्लीकेशन लेयर। जो प्रॉक्सी फायरवॉल रहती है वो किस में वर्क करती है? एप्लीकेशन लेयर में। ओके, वो वर्क करेगी एप्लीकेशन लेयर में। बिकॉज दे अंडरस्टैंड एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सच एस HTTP। ओके, क्योंकि जो प्रॉक्सी फायरवॉल लेयर है वो क्या करेगी? वो समझेगी जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाली जो रिक्वेस्ट है उनको समझेगी प्रॉक्सी फायरवॉल, जो एप्लीकेशन लेयर में फिल्टर करता है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रॉक्सी फायरवॉल चेक्स एप्लीकेशन लेवल ट्रैफिक। प्रॉक्सी फायरवॉल क्या करेगा? चेक करेगा कि ट्रैफिक
है एप्लीकेशन लेवल लेयर में कि नहीं है। ओके, तो ये फिल्टर करेगा नेटवर्क को, कौन? आपका एप्लीकेशन लेयर में प्रॉक्सी फायरवॉल। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 करते हैं, सॉरी 17 करते हैं। 16 तो अभी किया है ना, अब हम 17 भी करेंगे। तो 17 देखते हैं। नेटवर्क इज द ओवरऑल फिजिकल डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क कौन सा रहता है? जो ओवरऑल फिजिकल डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क रहता है, आपको बताना। प्रोटोकॉल, फायरवॉल, आर्किटेक्चर या टर्मिनल, आपको करेक्ट आंसर बताना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो रहता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर रहता है हमारा। आर्किटेक्चर इज दी ओवरऑल फिजिकल डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क का रहता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके, जिसे हम ओवरऑल डिजाइन बोलते हैं, ओवरऑल डिजाइन बोलते हैं आर्किटेक्चर को कंप्यूटर नेटवर्क में। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या करेगा? डिस्क्राइब द ओवरऑल फिजिकल डिजाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क को बताता है कि ओवरऑल फिजिकल डिजाइन क्या रहेगी। आर्किटेक्चर ही तो बताएगा कि ओवरऑल फिजिकल डिजाइन कैसी है। जैसे कि आपको प्लॉट बनवाना है, ठीक है, तो प्लॉट बनवाएंगे तो क्या करवाएंगे? सबसे पहले नक्शा बनवाएंगे, है नक्शे में बनवाएंगे कि आपका नक्शे में कि मॉडल बनवाएंगे। नक्शे की बात की आपका कौन सा कमरा कहाँ पे रहना चाहिए, किचन कहाँ पे होनी चाहिए, है तो आर्किटेक्चर के पास ही तो जाएंगे जो आपका नक्शा बनाता होगा, आपको 3D मॉडल बना के तैयार करेगा। तो वो क्या करेगा? ओवरऑल डिजाइन बनाएगा। आपका जो भी हाउस है, हाउस बनाना है तो हाउस की डिजाइन बनाएगा और अरेंजमेंट भी करेगा कि आपका कौन सा कमरा कहाँ पे होना चाहिए, बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए, लिविंग रूम कहाँ पे होना चाहिए, है तो वो सारा क्या करेगा? ओवरऑल डिजाइन बनाएगा। तो वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर में ओवरऑल फिजिकल डिजाइन एंड अरेंजमेंट करता है कंप्यूटर नेटवर्क का। ओके, तो उसे बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 देखते हैं। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं, ये बताना है नेटवर्क में। फिजिकल और लॉजिकल, लॉजिकल अरेंजमेंट। ओके, तो आपको बताना है टोपोलॉजी, रूटिंग, नेटवर्किंग, नन ऑफ दीज। तो इसको बोलते हैं आप टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो टोपोलॉजी क्या है? फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ डिवाइस लिंक्स इन अ नेटवर्क। टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है? टोपोलॉजी में क्या कहा जाती है? स्टार्टिंग बना बताया था, मैश रहती है, रिंग रहती है, स्टार रहती है, बस रहती है, हाइब्रिड रहती है। तो ये सब क्या करती हैं? ये सब करेंगी कि आपको डिवाइस कैसे लिंक्स होनी है, कैसे कनेक्ट होनी है, फिजिकली होगी या फिर वायरलेस होगी या लॉजिकल रहेगी। तो टोपोलॉजी क्या करेगा? टोपोलॉजी है हमारा फिजिकल लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ डिवाइस लिंक्स इन अ नेटवर्क, कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट करना है। जैसे कि बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी में क्या है? कंप्यूटर से आपको जोड़ना है, एक कंप्यूटर इधर 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 जोड़ना है। तो वो बस टोपोलॉजी के अंदर रहेगा कि एक सिंगल वायर रहेगी आपकी, वो लिमिटेड रहेगी, उसमें कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं वो है। तो ऐसे ही वायरलेस कंपनी, वायरलेस भी जोड़ सकते हैं, लॉजिकली भी जोड़ सकते हैं, आपको आईपी एड्रेस के थ्रू, मैक एड्रेस के थ्रू है, और लॉजिकली भी जोड़ लेते हैं। मैक एड्रेस रहता है जो फिजिकल अरेंजमेंट रहता है, और आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टोपोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 देखते हैं।
असिमेट्रिक की इज आल्सो कॉल्ड, आपको बताना है असिमेट्रिक की को क्या बोलते हैं, सीक्रेट की, पब्लिक की, प्राइवेट की, नन ऑफ दीज। जो आपकी असिमेट्रिक कीज रहती है उसको हम पब्लिक की बोलते हैं, पब्लिक की को हम असिमेट्रिक की बोलते हैं। और सिमेट्रिक की क्या हो रहती है, सिमेट्रिक की रहेंगी आपकी प्राइवेट की, सीक्रेट की, जी हाँ, सब हमारी क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक की। लेकिन यहाँ यहाँ पे हमें क्या पूछा था, एसिमेट्रिक की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पब्लिक की। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूजेस पब्लिक की एंड प्राइवेट की कौन कौन करेगी, तो प्राइवेट की करेगी सिमेट्रिक। इज आल्सो कॉल्ड अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी हम बोलते हैं, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है, जो पब्लिक की रहती है। और प्राइवेट की क्या रहती है, सिमेट्रिक की रहती है। जो प्राइवेट नेटवर्क हो गया, वीपीएन हो गया, है सीक्रेट की हो गए, ये सब क्या है, ये हमारी सिमेट्रिक की है। जो टू टाइप्स की रहती है, एक तो असिमेट्रिक की एंड सिमेट्रिक की। असिमेट्रिक की में पब्लिक की आ जाती है और सिमेट्रिक में आपकी प्राइवेट और सीक्रेट की आ जाती है, जो भी डेटा शेयर करना पड़ता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। What type of transmission is involved in the communication between a computer and a keyboard? कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में संचार किस प्रकार का ट्रांसमिशन शामिल है? आपको बताना है कि कंप्यूटर है, ठीक है, और कीबोर्ड है, तो किस प्रकार का ट्रांसमिशन है। कीबोर्ड क्या हमारा इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर जो मॉनिटर है वो हमारा क्या है, आउटपुट। यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट, ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया कंप्यूटर। तो आपको बताना है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में किस प्रकार का ट्रांसमिशन शामिल है, किस प्रकार का ट्रांसमिशन यूज होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या ऑटोमेटिक। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंप्लेक्स क्या करेगा, आप जैसे ही कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देंगे अपने कंप्यूटर को, तो वो तुरंत तो आउटपुट देगा नहीं, जैसे आपने इनपुट दिया तभी आउटपुट देगा। इनपुट देने के बाद साइमल्टेनियसली नहीं देगा कि आप इनपुट भी दे रहे हैं और आउटपुट भी हो रहा है। तो क्या करेगा, सिंप्लेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड सेंस डेटा, कीबोर्ड क्या करेगा, सेंड डेटा करेगा, इंटर करेगा भाई कंप्यूटर इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कंप्यूटर आपको कीबोर्ड में इनपुट देना पड़ेगा। ओके, इट डज नॉट रिसीव डेटा बैक लाइन इन कम्युनिकेशन डिवाइस। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने इनपुट दिया उसी लाइन में आपको डेटा आउटपुट के रूप में मिल जाए, पहले इनपुट जाएगा उसके बाद आउटपुट आएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन रहता है, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन नहीं रहता। जैसे ही आप कॉल पे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या है, कम्युनिकेट करते हैं, बात करके हैं। जब कॉल पे बात करते हैं, दो पीपल रहते हैं, तो वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जो हम कंप्यूटर और कीबोर्ड के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है, उसको हम वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच ऑफ दी Which of the following device forwards packet between the networks by processing the routing information included in the packet? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पैकेट में शामिल रूटिंग की जानकारी को प्रोसेस करके नेटवर्क के बीच पैकेट को फॉरवर्ड करता है? आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा उपकरण पैकेट शामिल है जो रूटिंग की जानकारी को प्रोसेस करके नेटवर्क के बीच पैकेट को फॉरवर्ड करता है? तो आपको बताना है। तो आपका फायरवॉल है, ब्रिज है, हब है या राउटर है, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपकी जो आईएसओ ओएसआई मॉडल है उसमें 7 लेयर रहती हैं, तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आपका कौन सा उपकरण पैकेट है जो रूटिंग की जानकारी प्रोसेस करके नेटवर्क के बीच पैकेट को फॉरवर्ड करता है, वो आपका रूटर रहता है। रूटर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, रूटर क्या करेगा,
जो रूटर आपको इंफॉर्मेशन जो है रूट करेगा, प्रोसेस करेगा, नेटवर्क के बीच पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। रूटर का बेसिकली यही काम रहता है कि नेटवर्क को जो पैकेट्स हैं उनको फॉरवर्ड करना, जो भी प्रोसेस हुई जानकारी रूटर के थ्रू भेजना। ओके, वो रहता है हमारा रूटर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ? निम्नलिखित में से ब्लूटूथ का एक उदाहरण है। आपको बताना है जो पैन रहता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन रहता है, मैन रहता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ना, वैन रहता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको बताना है जो इनमें से ये 4 टाइप्स के नेटवर्क हैं जो ब्लूटूथ यूज करते हैं, हम ब्लूटूथ यूज करते हैं ब्लूटूथ ऐसे ही रहता है ना, है तो कौन सा नेटवर्क रहेगा आपका? ओके, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ कनेक्ट्स डिवाइस ओवर अ वेरी शॉर्ट रेंज अराउंड 1%, सो इट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ क्या रहेगा? आप अपने होम में यूज करते हैं, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसमिट करना, तो इसकी रेंज जो है बहुत कम रहती है 10 मीटर रहती है, लगभग 10 मीटर के अंदर आपको ये सेंड करना पड़ता है। अगर 10 मीटर से ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, वो आप अब उस रेंज से बाहर हो जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। जिसमें और क्या कर रहते हैं, आपके फोन हो गया, हैंडसेट, वॉच, ये सब पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया डिवाइस हैं जो पर्सनल एरिया नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। www स्टैंड फॉर, www का आपको फुल फॉर्म बताना, तो इसको फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है तब भी हम www पढ़ेंगे, तब भी इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा। ये क्या करेगा? द सिस्टम ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस अक्रेस थ्रू ब्राउजर ऑन दी इंटरनेट। ये जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट की मदद से हम वेब पेजेस को ढूंढ पाते हैं, जो भी वेबसाइट है वेब पेजेस को ढूंढ पाते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट की मदद से। ओके, वो किसके थ्रू कर पाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। अगर आपके पास आप वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो आपके इंटरनेट के थ्रू ये सब इंफॉर्मेशन रिसर्च सर्च नहीं कर सकते हैं, वो एक्सेस नहीं मिल पाएगा। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट जो रहता है वो आपका नेटवर्क है, जबकि वेब क्या है? सर्विस है, वेब आपकी सर्विस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, वो 25 लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 25, अ डायल अप कनेक्शन enables टू क्रिएट अ ISP। ISP लोग फुल फॉर्म क्या रहता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बीच बीच में फुल फॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से रहते हैं? जैसे एयरटेल हो गया हमारा, जियो हो गया, VI हो गया, ये सब क्या है? एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने में मदद करती है, सिम बात करने में मदद करती है, कॉलिंग वगैरह। तो आपको बताना डायल अप कनेक्शन एनेबल्स कनेक्ट ISP यूजिंग आपको करेक्ट आंसर बताना मॉडेम, रूटर, गेटवे या ब्रिज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मॉडेम जो क्या रहता है? मॉडेम का फुल फॉर्म रहता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का रहता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम क्या करता है? कन्वर्ट करता है डिजिटल कंप्यूटर डेटा इनटू टेलीफोन लाइन। जो आपका डिजिटल कंप्यूटर डेटा है वो टेलीफोन लाइन सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम बैक टू दी अदर एंड है। मॉडेम का फुल फॉर्म रहता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ओके, तो आज हमने 25 MCQs किए हैं, जो हमारा यूनिट नंबर था नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क। ओके,
जो हमारा चैप्टर का नाम था नेटवर्क टोपोलॉजी, उसमें हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ओके। अगर आपको इस यूनिट की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पे आप सर्च करेंगे DIT इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर अकेडमी, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। DIT इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर अकेडमी, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल ज्वाइन करने की लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे हम ले रहे हैं, सारे लेक्चर्स की पीडीएफ वहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, ओके। तो हम अपने नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे, जो हमारा CSA कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड है, उसमें हम यूनिट नंबर 2 करेंगे, ओके। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम करेंगे, ओके। थैंक यू।